अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमने एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब के साथ। और वो ये है कि पिछले कई अब महीनों से बल्कि अब सालों से देख रहे हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये मैं ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक वावेला सा मचा हुआ है, हर पार्टी शुरू हुई है उसके खिलाफ। कोई एहतजाज हो रहा है, कभी कोई जलसे हो रहे हैं, कभी कुछ लॉन्ग मार्च चल रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। हर कोई जो है वो तड़प रहा है कि हमें गवर्नमेंट में आने दिया जाए किसी भी तरीके से। लेकिन कभी भी जब आपने इनकी मीटिंग्स देखी होंगी, कभी इनके जलसे देखे होंगे, कभी आपने सोचा कि कभी उन्होंने अवाम की बात की हो, कि अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं, उनकी कभी उन्होंने कोई रोना रोया हो? कभी भी नहीं। उनको सिर्फ़ अपना इक़्तिदार नज़र आ रहा है। उन्हें अपने वो जो एक नशा होता है, अब उनको क्रेविंग होती है कि ओहो! हम तो अंदर होते थे, हमारे पास गाड़ियाँ होती थी, प्रोटोकॉल्स होते थे, वो कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो बुनियादी हकूक हैं, जो हमारे आइन में दिए हुए हैं, 73 का जो आइन है उसमें 21 क्लॉज़ेज़ हैं, जो कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं। वो कहाँ पे हैं? उनका ज़िक्र क्यों नहीं है? अवाम कहाँ पे है इन पूरी की पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में? और अपोज़िशन पार्टीज़ के लिए अवाम की कोई वक़्त है भी या नहीं है? इसका ज़रा तजिया करेंगे और बात करेंगे डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब के साथ। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन हैं और बहुत बड़ा एक उनका बैकग्राउंड भी है और तज्ज़िया निगार हैं। तो उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ये जो हम तमाशा एक देख रहे हैं, मैं तो उसको तमाशा इसलिए कहूँगा कि पिछले कई सालों से बल्कि दहाइयों से हम देख रहे हैं कि हर कोई पार्टी हो या उसका लीडर हो, वो सिर्फ़ अपने ही सोच रहा होता है कि मुझे इक़्तिदार मिल जाए, मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला, मुझे क्यों ऐसे किया? उसमें मुझे के बाद कहीं ये ज़िक्र नहीं आता कि हमें या अवाम, ये वर्ड हमें नज़र नहीं आता। जी, इसकी क्या वजह है? इसकी जी बेसिक वजह ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मैनिपुलेटेड बैलेट है, मैनिपुलेटेड इलेक्शंस हैं। ठीक। और जब मैनिपुलेटेड इलेक्शंस हैं तो उसके नतीजे में जो हुकूमतें बनती हैं उनकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती। हुँ, फिर जब अब इस्लामाबाद आप जाते हैं और आप जाके आप इनिंग्स खेलते हैं, जो अच्छी नीयत से भी लोग जाते हैं, हाँ, उनको वहां जाके एहसास होता है कि हालात कितने खराब हैं, कितनी अपहिल टास्क है, कितना मुश्किल ये बैटल है, ग्राउंड है। और बड़े-बड़े लोग जो हैं वो पहले 3, 4, 5 महीने में वो जितनी उन्होंने बातें की होती हैं, बड़े-बड़े नारे लगाए होते हैं, बड़ी-बड़ी बड़कें लगाई होती हैं, वो उनको रियलिटी चेक हो जाता है। हुँ, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि या तो लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ का इदराक ही नहीं है, हुँ, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इदराक है, वो उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और वो इमरान खान ठीक कहते हैं कि माफिया कंट्रोल है, हर अदारे में माफिया है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन माफिया है, क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन माफिया है, एक माफिया नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। तो हाँ, ये उससे डील करना, उसको हैंडल करना, ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं जो इनर्शिया है, जो रुकावटें हैं, जो रास्ते में आती हैं। तो फिर हुँ, आसान तरीका ये है कि आप आपस में मिलजुल के वो मुकमुका, वो जो एक बड़ा हुँ, पिछले 40 साल में एक नई टर्म आई हाँ, है, मुकमुका करके यू रब माय बैक, आई रब योर बैक, वो करके हुँ, वो अपना वक़्त गुज़ारने की कोशिश करते हैं और अपनी पर्सनल एम्पायर्स बनाने की कोशिश करते हैं और वो रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हैं जहाँ उनका अपना भला हो जाए, अपना फ़ायदा हो जाए। जो हाँ, कलेक्टिव गुड है, जो कॉमन गुड है, वो अनकॉमन हो गया है और हुँ, उसके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर जो लड़ने के लिए तैयार भी हैं, या तो उनके पास वो सलाहियत नहीं है, वो अहलियत नहीं है उसको लड़ने के लिए। तो ये हाँ, एक बड़ा पाकिस्तान का बड़ा अलमिया है और इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, फेस करना। मैं तो इस्लामाबाद रहा एज़ चेयरमैन हाँ, साइंस फाउंडेशन आल्सो, तो आई हैड टू फाइट ऑल दीज़ माफियाज़। हुँ, उसको लड़ना पड़ता है आपको, यू हैव टू टेक देम ऑन। जिनके पास पावर है वो अपनी जो वहाँ जाके इस्लामाबाद की एक रंगीलियाँ हैं, एक अपनी लाइफ है, वो फिर उसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। कन्फ्रंटेशन कन्फ्रंट नहीं करते। हुँ, सी वो जो कहता है ना कि वो एक 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 जहाद के उससे जाना, वो कहते हैं हुँ, सूली ते चढ़ना पैंदा है, वो कोई हाँ। तैयार नहीं उस काम करने के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम नहीं, जो लेकिन हम लेकिन मसला ये है ना कि जो लीडरशिप हम इलेक्ट करते हैं या करते रहे जी हैं, वो जी इस तरह की इलेक्ट करते रहे हैं जो अवाम की तो कभी उन्होंने बात नहीं की। ना अवाम की उनकी सोच होती है उनकी प्लानिंग में, उनकी जो ओवरऑल पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स है, उसमें ये चीज़ ही नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है कि क्या हमारे लीडर्स जो हैं, उनका कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम है या हमारा कसूर है कि जो उनको इलेक्ट करते हैं इस तरह के लोगों को? देखें जी, दो किस्म के लीडर्स हैं और क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली काम भी किया है
पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी दो किस्म के लीडर्स हैं। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो सिंप्लिसिटी के साथ और वाकई ईमानदारी के साथ और नेक नियति के साथ जाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका होमवर्क इतना नहीं होता कि वो डेंट डाल सकें, वो चेंज ला सकें। और दूसरे फिर ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये बहुत बड़ी न्यूसेंस है और ये हर पार्टी में मौजूद है। ये मिसगाइड करते हैं, ये लोग एक आसान सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जिस तरह खान साहब शुरू में बयान देते थे कि ये 90 दिन में मैं एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दूंगा, तो कई दफा फिर रियलिटी चेक हम करते थे, उनको हम समझाते थे कि भाई ये नहीं हो सकता। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ पंजाब में 5.5 लाख लोग काम करते हैं, 2.5 लाख सिंध में करते हैं, अगर बलूचिस्तान और वो मिला दिए जाए केपी के, तो 10 लाख लोग सिर्फ एजुकेशन से मुंसलिक हैं पाकिस्तान में। उनको ढूंढने में हमें 2 साल लग जाएंगे, फिर हमें पता नहीं कौन जिंदा है, कौन मर गए हैं, कौन तनख्वाहें ले रहे हैं। ठीक, तो हमारा एक पूरा इसको अंडरस्टैंड करना कि कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और किस तरह हमने आम आदमी को रिलीफ डिलीवर करना है। फिर ये है कि एक और जो कॉन्टैक्ट है, पब्लिक कॉन्टैक्ट है, ये पिछले 30-40 साल में काफी मुनद्दम हुआ है, एक्सेस नहीं है। अब लाहौर का VUR देखें, अब मैंने आज जाना है, मेरी वहां मीटिंग है, मैं वहां एंटर नहीं हो सकता, मैं गाड़ी का नंबर दूंगा, किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मेरे गेट पे गाड़ी का नंबर, तो मैं एंटर होऊंगा GOR में। फिर उन्होंने अंदर, मैं लाहौर की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लाहौर जो कैपिटल है पंजाब का और प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान, वहां इन्होंने घरों में दफ्तर बनाए हुए ब्यूरोक्रेट्स ने। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब उसमें गया दफ्तर में कुछ 6 महीने पहले, तो मैं हैरान हो गया उन्होंने कि घर में पूरा दफ्तर बना हुआ है, जिस तरह व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट वो जिमी कार्टर या वो ट्रम्प, वो सिर्फ एक पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रेसिडेंट हाउस है जिसके अंदर रिहाइश और दफ्तर एक ही जगह है प्रेसिडेंट का, बाकी कहीं ये नहीं था। आज से 30 साल पहले किसी घर के अंदर ये तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, दे आर सपोज्ड टू बी सर्विंग द पीपल, एंड उनको आसानी बनानी चाहिए उनके लिए कि वो लोग आ सके उनके पास। तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों का जाना। ये तो मुक्का की हुई है पिछले जो 40 साल में, वो ये हुआ है कि ये जो मैनिपुलेटेड इलेक्शंस, मैनिपुलेटेड लीडरशिप और ये मिला के पावर शेयर करना, आप मेरी तरफ ना देखें, मैं आपकी तरफ ना देखूंगा, यू रब माय बैक, आई रब योर बैक। सी, इस पे ये सारा सिस्टम चला है। और इंटरेस्टिंग चीज ये जो मुझे आजकल बड़ा हैरान हूं कि आजकल जो चौधरी बरादरान है वो फोकस हुए हैं सारी हमारी सियासत का। बिल्कुल। और मुझे रोने को दिल करता है कि ये हमारी सियासत यहां तक पहुंच गई है कि ये चौधरी बरादरान जो है, ये दे आर कॉलिंग द शॉट्स और हर शख्स उनकी जगह कदमों में बैठ रहा है। ये सियासत का हमारा रुख हो गया। मैं तो खुद मुस्लिम लीग, माय फादर, मेरे वालिद मुस्लिम लीग में 1935 में ज्वाइन किया, ठीक, तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, असल मुस्लिम लीग जो थी, ये मुस्लिम लीग यहां तक पहुंच गई है कि यानी ऐसी लीडरशिप है हमारी, ये लोग हैं जो शॉट्स कॉल करते हैं इस मुल्क में। ये तो रोने को दिल करता है, रियली। नहीं, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आज खुद तारीफ कर रहे थे उनकी। मैं खुद बड़ा हैरान हूं, बिल्कुल मैं खुद बड़ा हैरान हूं। ये मजबूरी है उनकी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि अब हम तो फिर तो डॉक्टर साहब फिर तो हर एक की मजबूरी हुई ना। ये तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, और क्या होता है? यही तो अपॉर्चुनिज्म होता है ना, कि जब आपको जरूरत हो तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, माई बाप, जब आप ना हो तो फिर आप कहेंगे चोर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमने पीछे डिबेट भी की थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की यही कमजोरी है, ठीक, कि ये आपको मजबूर कर देती है कॉम्प्रोमाइजेस करने पे, इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस करने पे जो आपको नहीं करने चाहिए, है ना, तो वो भी आपको मजबूर करती है। तो फिर डॉक्टर साहब, ये जो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसकी कोई रेलेवेंस है इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में, कि जिसमें 21 आर्टिकल्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के वाले से हैं, जहाँ पे अवाम के कुछ उसकी हुकूक की बात होती है, उसका तो हम कहीं जिक्र नहीं सुनते हैं। तो फिर हमारी सियासत है किसके लिए? हमारी सियासत जी एलीट कैप्चर है, एलीट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। एलीट के लिए हमारी सियासत है, ये चंद लोगों के लिए सियासत है, और उनमें इलेक्टेबल्स जो इलेक्टेबल्स हैं बेसिकली, ये चंद 100, मेरे ख्याल में 300-400 ये इलेक्टेबल जो लोग हैं, ये सारी सियासत जो है इनके कंट्रोल में है। ये और ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट मिलके ये इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बताएं PMLQ और PMLN में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ ये है कि PMLQ लॉयल रही है टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड क्रिएटर्स, PMLN जो है वो लॉयल नहीं रही। बाकी फर्क तो कोई नहीं है।
देखो ना, एक ही चिट्टे बट्टे, एक ही थाली के। तो ये जो अवामी हुकूमतें अवामी मैंडेट लेके आते हैं, इस तरह अब अवामी हुकूमत जुल्फकार अली भुट्टो का जमाना था, वो दौर ही और था। देखो ना, उसमें वो डिलीवर करने उनकी कोशिश थी, डिलीवर करना। वहां गवर्नर हाउस में दरबार हॉल में दरबार लगता था, हम जाते थे, स्टूडेंट्स पहुंच जाते थे, खर साहब बैठ के सुनते थे हमारी बात, वाइस चांसलर को बुला लेते थे, अफसरों को बुलाते थे, वहां वहां कचहरी लगती थी। देखा ना, एक 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 यानी अवाम को डिलीवर करने का एक कोशिश थी, एक मैकेनिज्म था। वो तो है ही नहीं। अब तो वो जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो अपने महल में बैठे हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने महल में बैठे हुए हैं, ठीक, जो कमिश्नर साहब हैं वो अपने महल में बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर के घर में भी दफ्तर है। मैं तो ये हैरान हूं कि ये हम तो रिवर्स डायरेक्शन में चले गए। मैं तो बड़ा हैरान हुआ देख के। और ये मेरा ख्याल है कि इसलिए भी होता है कि ना तो अवाम अकाउंटेबल इनको ठहराती है, ना हमारा सिस्टम इनको अकाउंटेबल ठहराता है, ना हमारी जुडिशरी अकाउंटेबल ठहराती है। ये सब के सब मिले में ऊपर से, और ऊपर के जो तमाम लोग हैं उनका आपस में गठजोड़ है, नीचे अवाम पिसती रहे, उसको कौन पूछने वाला है। तो बिल्कुल ठीक, आई एग्री विद यू। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पीपल्स रिवोल्ट होना चाहिए, लोगों को रिवोल्ट करना चाहिए। और किसी ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि जो इलेक्शन हो उसमें एक कॉलम होना चाहिए, नन ऑफ द अबव, कि जी हम किसी को नहीं चुनते, और अगर 50% लोग कह दें नो तो वो इलेक्शन कैंसिल हो जाना चाहिए। देखे ना, पॉइंट लेकिन ये ये है नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। इनको पता है कि हमें 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 वोट आउट कर दिया जाएगा, बिल्कुल इनको पता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जब तक आप इनको वीड आउट नहीं, अब 70 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो अयूब खान और जो पहले मार्शल लॉ का जो वो सारी ये स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन सब नॉकआउट हो गए। देखो 70 के इलेक्शन में टोटली स्वीप हो गई थी, क्लीन हो गया था मामला सारा। वो फिर दोबारा शुरू हो गया, अब वही इलेक्टेबल्स, वही लोग, सी, वो दोबारा दे आर कंट्रोलिंग। और ये दो तीन चार 500 लोग हैं जो इलेक्टेबल हैं, जिनकी और इसी को ये जमहूरियत कहते हैं। तो ये जमहूरियत हाँ, ना हुई ना, इट्स रोग डेमोक्रेसी। एब्सोल्युटली इट्स अ रोग डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली। मगर पीपल्स रिवोल्ट होना चाहिए। सी, हमारे यहाँ अभी तक मैं ये देख रहा हूं कि लोगों में रिवोल्ट नहीं है। लोग पिस के एक सर्वाइवल मोड में चला गया नहीं, रहा। उसमें एक और चीज भी है डॉक्टर साहब, उसमें मैं बड़ी माजरत से, देखें, पीपल आर नॉट रिवोल्टिंग बिकॉज उनकी जो स्टेक्स है ना वो इस सिस्टम में है ही नहीं। उन्होंने भी अपने अपने छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे लेवल के ऊपर माफियाज बनाए हुए। हर एक ने अपनी अपनी करप्शन का कोई ना कोई सिलसिला चलाया हुआ है, उनका गुजारा हो रहा है, तो वो रिवोल्ट क्यों करेंगे? नहीं, फिर देखे ना, एक गुजारा से ज्यादा एक सर्वाइवल मोड में है। गुजारा का मतलब सर्वाइवल है ना, मतलब उसमें एडवांसमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है। ये ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि एक सर्वाइवल मोड में है। तो अगर आपने सर्वाइव ही करना है और सिर्फ फ्लोट ही करना है और तैर के किनारे तक नहीं पहुंचना या किसी मंजिल तक नहीं पहुंचना, तो ये कब तक एक कौम इस तरह फ्लोट करके जिंदगी बसर कर सकती है? देखे ना, हाँ, ये तो है, अब ये तो है, हाँ, मतलब दे हैव लॉस्ट द डायरेक्शन एक्चुअली। एब्सोल्युटली। लेकिन हम जब स्विमिंग सीखते हैं या मैं आपसे कहता हूँ तो सबसे पहले फ्लोटिंग सीखते हैं आप। फिर जब पानी के ऊपर फ्लोट करना आता है फिर आप हाथ पांव मारते हैं आगे जाने के लिए, देखो ना। हम फ्लोट ही करते जा रहे हैं पिछले 40 साल में, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कहीं जा ही नहीं सकते। और जो जो जाने वाले भी हैं उनमें वो अहलियत और सलाहियत नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, फाइल वर्क नहीं है, रूल्स नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है, पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन नहीं होती। देखो ना, मैं हजारों दफा गया हूं कि पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन करें, ये लोगों के मसाइल हैं, असेंबली में सवाल उठे। आप सवाल नहीं उठा सकते पंजाब असेंबली में। आप पंजाब असेंबली में पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन का आप सवाल नहीं उठा सकते, ठीक, क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्ट। जो 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 फर्स्ट टाइम एमपीएस हैं जो अब इलेक्ट होके हैं उनको सिस्टम का नहीं पता। उधर भी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। आपकी आपकी पार्लियामेंट हाउस की भी एक अंदर ब्यूरोक्रेसी है, पीएम उसकी जो असेंबली उसके अंदर भी एक ब्यूरोक्रेसी है। वो आपका बिल ही नहीं आने देते, वो डिस्कशन ही नहीं होती, ठीक? तो एक 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 यानी आपने सारे रास्ते जो हैं चेंज के, जो सारे रास्ते आगे जाने के, वो चंद लोगों ने ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक? और मैं तो मुझे जी जी, प्लीज जी गो अहेड। हाँ, तो चंद लोगों ने ब्लॉक किए हुए हैं, तो ये दीज ब्लॉकेट्स हैव टू बी रिमूव्ड। लेकिन आपने रिवोल्ट की बात की है, जो रिवोल्ट है वो जी तो वायलेंट भी होगा, उसमें तो वायलेंस आती है। रेवोल्यूशन में तो आपको पता है एवोल्यूशन तो नहीं होता। रेवोल्यूशन तो फिर एक जैसे ईरान में हमने देखा, उसकी मिसाल हमने हमारे सामने है, उसमें तो फिर खून बहेगा बहुत ज्यादा। हो सकता है, दैट इज वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईरान के बारे में लोगों को एक ख्याल था कि ये ईरानी जो है वो इनकलाब की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये आपकी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ था जब मैं पढ़ रहा था एरिजोना में।
तो वहां एक गवर्नर इलेक्ट हो गए जो यूज कार सेलमैन थे, इवन मीकम उनका नाम था, वो गवर्नर इलेक्ट हो गए। अच्छा, अब वो उनकी मेंटेलिटी थी एक टिपिकल सेल्समैन की मेंटेलिटी। उन्होंने सब गवर्नमेंट के इदारों को कहा कि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, अब सब पैसे खुद कमाए। यूनिवर्सिटीज को भी कहा, छुट्टियां कैंसिल कर दी। वो सारे अमेरिका में खप मच गई कि यार ये मतलब स्टेट चलाना और बिजनेस चलाने में बड़ा फर्क है। आप स्टेट तो ह्यूमनिज्म पे, सर्व करने पे, ह्यूमैनिटी पे, एक टेंडरनेस पे चलती है, बिजनेस थोड़ी गाड़ियां तो नहीं बेचती, एम्पैथी होती है स्टेट के अंदर, एम्पैथी होती है, एग्जैक्टली। तो वो सारे अमेरिका में खप मच गई। वो पे अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन वाले सारे आ गए, उन्होंने वहां कैंप लगाया कि कैसे निकालने। फिर जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन देखा एरिज़ोना में, आपको पता है प्रेसिडेंट और यूनाइटेड स्टेट इंपीच हो सकता है, गवर्नर इंपीच भी नहीं हो सकता, गवर्नर नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्लॉज निकाला उनके आइन में कि ये कि गवर्नर रिकॉल हो सकता है, अगर 51% वोटर साइन करें रिकॉल हो सकता है। फिर अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा एक मुहिम चली, उनको 2 साल लगे, उन्होंने साइन लिए, और वो गवर्नर ईमन मीकम जो फर्स्ट गवर्नर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जो विड्रॉ हुए, और फिर इलेक्शन हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें फर्क ये है कि देखिए अमेरिका में जो एजुकेशन लेवल है लोगों का वो हमारे से बहुत बेहतर है, ठीक है जी। हमारे लोग जो हैं ना तो उनकी एजुकेशन है ना अवेयरनेस है। एक 10 साल के अंदर अंदर एवरी पाकिस्तानी हैड टू बी लिटरेट, उसका जो राइट है एजुकेशन का वो 10 साल में हुकूमत ने देना था, और वो 1985 में वो 10 साल मुकम्मल हो रहे थे। 2 साल का उन्होंने, वो जब जिया साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने वो 10 साल का क्लॉज निकाल के विद इन रीजनेबल टाइम कर दिया, विच मैन नेवर। फिर फाइनली जब 80th अमेंडमेंट हुई तो उसमें दोबारा वो क्लॉज डाला गया, और 2018 में हर 5 साल के बच्चे को यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी स्कूल में उसके लिए जगह होनी चाहिए थी 2018 से। वो अभी तक नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ, मिलता हूँ मिनिस्टरों से, जाके मिलता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सेस है, दे नो मी, मेरी रिस्पेक्ट है, वो करते हैं, मुलाकात भी करते हैं। मैंने कहा भाई ये क्यों नहीं है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप हर 5 साल के बच्चे के लिए स्टेट स्कूल में जगह प्रोवाइड करे, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अब वो नहीं होता। एक बड़ी छोटी सी एक चीज है कि आप अनाउंस करते हैं, गवर्नमेंट अनाउंस करे कि जी हम हर 5 साल के बच्चे को हम उसको जगह देंगे स्कूल में बैठने की, और अगर स्कूल नहीं जाएगा 5 साल का बच्चा तो वो वायलेशन होगी इस क्लॉज की, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हालांकि तो ये और उस पर कभी डिबेट नहीं हुई, किसी ने ये पॉइंट नहीं उठाया, असेंबली में किसी ने नहीं कहा कि जी ये क्यों नहीं हुआ, वाई इज इट नॉट, ना ऑपोजिशन ने कभी कहा, जो बिल पास करने वाले 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी और पीएमएल उन्होंने भी नहीं कहा, जो पीटीआई जो हुकूमत में है जमात वो भी नहीं कहते। क्यों नहीं करते भाई? मतलब जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आपने अमेंडमेंट थी उसको नलिफाई कर दिया, रिया की जो अमेंडमेंट थी, अब आपने 2018 तो आप नहीं करते, और कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ मैं आर्टिकल लिखता हूँ, शोर मचाता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, तो वो 2-4 दिन बातचीत होती, फिर वहीं की वहीं बात। वो पंजाबी में कहते हैं ये एक ऐसा कॉन्ड्रम बन चुका हुआ है जिसकी समझ भी नहीं आती इनको, ना ये हल करना चाहते हैं, ना इनको पता है। और मुझे ये भी जरा बता दीजिए कि जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, उनका थिंकिंग लेवल क्या है, क्या उनको एहसास भी है और क्या कैपेसिटी भी है उनके अंदर कि वो इस तरह की चीजों को सोच भी सकें, और जिस काम के लिए वो आते हैं लेजिस्लेट करना, जी, क्या लेजिस्लेट करने की उनके अंदर कैपेसिटी है जी? मेरा ख्याल उधर भी चंद लोगों की है, और तो वो अपनी मर्जी, फिर फायदा क्या हुआ? हाँ, अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करते हैं, अपनी मर्जी की उसमें वो करके, वो और वो तनख्वाहें तो बढ़ा लेते हैं, वो तो हाँ, बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये जो 21 क्लॉजेस हमने बात की उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हैं, उनकी बात तो कोई नहीं करता उनमें से। बिल्कुल नहीं करता, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, बिल्कुल कोई नहीं करता। अच्छा, फिर हमारी प्रायोरिटीज भी बड़ी वो गलत है, ये भी एक जानने की बात है कि प्रायोरिटीज एज अ नेशन, हमारी प्रायोरिटी इस तरह, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी बहुत ऊपर प्रायोरिटी है कि जी वो जब पीटीआई का वो 100 डे प्लान था उसमें था जी 1300 से बड़ी गाड़ी किसी की नहीं होगी और वो लोकली असेंबल्ड होगी। फिर उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी है जी, कि जी वो अगर वो सिक्योर नहीं होगी गाड़ी और वो बॉम्ब प्रूफ नहीं होगी और बुलेट प्रूफ नहीं होगी तो सिक्योरिटी का इशू है। ओ भाई बॉम्ब प्रूफ बुलेट प्रूफ तो आप 1300 गाड़ी को भी कर सकते हो, इसमें क्या मसला नहीं? बॉम्ब क्या इनको फट रहे हैं, मतलब है कि इनको सिर्फ अपनी जानों का फिक्र है, इनको लोगों की जानों का फिक्र नहीं है। वो एक सिक्योरिटी पैराडाइम आ जाता है ना कि जी ये सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है,
तो लिहाजा पहली तो चीज है कि वो इस्लामाबाद में हर बंदे को एक सिक्योरिटी के वो उसमें डाल देते हैं लूप में। फिर वो सिक्योरिटी के अंदर फिर वो गाड़ी भी वो लैंड क्रूजर हो जाती है, फिर वो बॉम्ब प्रूफ भी हो जाती है, वो बुलेट प्रूफ भी हो जाती है, और वो जो स्कूल है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, पीने के पानी के आपके पास पैसे नहीं है। अच्छा, फिर तो पानी इसका हल आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक इनकलाब आना चाहिए, चाहे वो खूनी हो, लेकिन आना चाहिए ताकि इन लोगों को उखाड़ के फेंक दिया जाए और नया सिस्टम लाया जाए, नए लोग आए जो कि डिलीवर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा आप थोड़ा खूनी इनकलाब को जरा आगे ले जाते हैं। अगर आप 20वीं सेंचुरी देखें तो 20वीं सेंचुरी में 3 बड़े इनकलाब आए। बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई रशिया में, फिर चाइनीज रेवोल्यूशन आई, ईरानियन रेवोल्यूशन आई, बड़े इनकलाब थे, उन्होंने दुनिया को हिला दिया। मगर उसका जो आफ्टर मैथ था और उसकी जो कॉस्ट थी इनकलाब की वो काफी ज्यादा थी। तो अब 21वीं सदी में उस लिहाज से आई थिंक सम लेसन्स हैव बीन लर्न्ड। तो पीसफुल इनकलाब भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने खूनी करना है या लड़ाई झगड़ के करना है। एक पीसफुल इनकलाब भी आ सकता है, एक सिस्टमैटिक इनकलाब भी आ सकता है कि लोग अपने राइट्स के लिए खड़े हों, डिमांड करें, ठीक, चाहे वो प्रोटेस्ट हर इतवार को हो। ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये पीसफुल इनकलाब लेके आने की कोशिश कर रहे थे ना, और आप देख लें उनके साथ क्या हो रहा है। उनको कोई हिलने नहीं दे रहा, हर तरफ से जकड़ लिया है, पूरे पूरे माफियाज ने जकड़ लिया है। उनको कोई बंदा एक स्टेप नहीं लेने दे रहा। आप जुडिशरी को देख लें कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मतलब फ्रस्ट्रेशन की इंतहा में देखता हूँ जब वो कहते हैं कि जी वो उनको इल्तवा मिल जाता है, कोई फैसला नहीं हो रहा पिछले 4 साल से। तो वहां पे सॉफ्ट रेवोल्यूशन क्या करेगा जी? नहीं, अब देखिए ना, मैं समझता हूं कि उनकी टीम ठीक नहीं है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अब आके उन्होंने, मैं ये पिछले 2 साल से लिख रहा हूं कि एक आदमी जिसके खिलाफ चार्जेस है मनी लॉन्ड्रिंग के, सीरियस नैप इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको 2-2 घंटे तकरीर करने की असेंबली में इजाजत दे देते हैं। मतलब व्हाट इज दिस? देखो ना, एक पब्लिक फिगर है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसका केस चल रहा है, ठीक है, फैसला नहीं हुआ, उसको 2-2 घंटे तकरीर करता है नेशनल असेंबली में। सी, ये लेजिस्लेटिव को करना चाहिए था कि ये जो बंदा एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जब तक ना हो या एग्जोनरेट ना हो, वो असेंबली फ्लोर पे नहीं बोल सकता। देखो ना, ये दिस हैपेंड। तो ये नलायकी भी है। देखे ना आप, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिस किस्म के मसाइल हैं, उस किस्म के टीम प्लेयर्स नहीं उसको रिजॉल्व करने के लिए। ये ट्रेजेडी है हमारी। यानी स्टेटस को के जो खिलाड़ी हैं वो इंट्रेंच्ड हैं, वो पावरफुल हैं। जो चेंज लाने के खिलाड़ी हैं वो अनप्रिपेयर्ड हैं, होमवर्क नहीं किया हुआ, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना? तो एक तरफ ट्रेन फौजी हैं स्टेटस को के, और दूसरी तरफ अनट्रेन्ड फौजी हैं चेंज के। दिस इज द प्रॉब्लम। अब 2-2 घंटे वो असेंबली में स्पीच करते हैं खड़े होके कि जी कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, और हम जुल्म हो गया। वो भी उनसे कहो अच्छा भी ठीक है, तुम जाओ अपने मुकदमे खत्म कराओ। उनको पता होगा ना कि पीटीवी लाइव ले रहा है, पूरी दुनिया को सुनाई जो सुनाना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपने जो जिस किस्म की इनकी तकरीरों को पीटीवी पे लाइव भी नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ख्याल ये है। हाँ, नहीं, उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। देखिए जी, जो असेंबली, जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, वो एक मक्का है जमहूरियत का। अगर वहां वो लोग जो हैव बीन एक्यूज, चले मान लेते हैं कि उनको भी वो नहीं हुए, वो कन्विक्ट नहीं हुए, एक्यूज तो है। एक पब्लिक फिगर इज एक्यूज ऑफ सीरियस चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सी, वो खड़े होके 2-2 घंटे गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेपोलियन लॉ, ये, और खासतौर पर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, दे शुड प्रूव देयर इनोसेंस टू स्टे इन द अरीना। तो ये तो मजाक है, दिस इज द जोक, कि आप किसी को कन्विक्ट ही नहीं कर सकते। अदालतों के भी मसाले हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। फिर ये है कि रिकॉर्ड नहीं है, फाइल नहीं है, पेपर वर्क नहीं है। ये हमारे यहाँ रिकॉर्डों को आग लगाई गई है। आपको सबसे पहले जब नैब इन्वेस्टिगेशन करती है, जाके रिकॉर्ड पे कब्जा करती है कि इसको ना आग लगा दें। देखिए ना, तो ये भी एक बड़ा इन्फर्नोस होते रहे यहाँ, खासतौर पर पंजाब में। तो ये बड़ा, पंजाब में तो बड़ा रेगुलरली होता रहा है बिल्कुल, कि जी रिकॉर्ड जला दें। आपने डिप्टी कमिश्नर का रिकॉर्ड जला दिया, आपने एलडीए का रिकॉर्ड जला दिया। मतलब और कोई बंदा आज तक उसमें नहीं पकड़ा गया कि किसने किया था, किसी को सजा नहीं मिली। जिस मुल्क में जजा और सजा का निजाम ही ना हो डॉक्टर साहब, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल ठीक, आई एग्री। यहाँ पे आप देखें ना, वेस्टर्न कंट्रीज में कोई करके देखे ना इस तरह की कोई हरकत। ओ जी, वो तो दूर की बात है, रेड लाइट से गुजर के आप देखें, आपको पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे होते, बट द मोमेंट यू क्रॉस यूर कॉट। देखा ना, तो आप कर, बिकॉज द सिस्टम इज इन प्लेस, द कंट्रोल एंड चेक्स एंड बैलेंसेस आर इन प्लेस, स्टेट अपना रोल प्ले करती है, हर बंदा अपना रोल प्ले करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि लोग डिमांड करेंगे, जी ये आप ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट का इशू नहीं है, गवर्नेंस का इशू है, हमारे मसलों का हल होना चाहिए।
वरना हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। ये बिल्कुल एक फास्ट डेमोक्रेसी है, ये रोग डेमोक्रेसी है, और ये जो लोग ऊपर होके आए हैं, एंड आई हैव सिंपैथी फॉर द प्राइम मिनिस्टर कि वो वाकई जज्बे से आए हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, मगर उन्होंने जिन लोगों के चुंगल में वो फंसे हुए हैं, जो पीपल हु सराउंड, वो लोग नहीं है जो चेंज ला सकते हैं। वो खुद स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, वो खुद हाँ, तो वो कहां से चेंज लाएंगे? आपको जो सोल्जर, अब भुट्टो साहब की जो टीम थी, जो ओरिजिनल उनकी 70 की टीम थी, वो सब चेंज माइंडेड लोग थे। भुट्टो साहब रिवर्स डायरेक्शन में गए, यानी वो जब 77 के इलेक्शन में गए तो उन लोगों को अपने साथ मिलाया जिनके खिलाफ वो लड़े थे 70 में, उल्टा किया उन्होंने। हाँ, ये शुरू से इनके साथ स्टेटस को के लोग आ गए, इन्होंने तो उनको इन्हें खेल ही नहीं दी, जागीरदार और सारे जमींदार और सारे। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो मेरा मतलब है कि हमें हाईलाइट करने चाहिए इन क्लॉजेस को, कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी राइट ऑफ सिटीजंस को हाईलाइट करना चाहिए, सिटीजन को अपने राइट्स डिमांड करने चाहिए, को अपनी किस्मत का जो फैसला है ना अपने हाथ में ले लेना चाहिए। बिल्कुल इनको वो आप दें अपने फैसले, अपने खुद हाथ में रखें और खुद अपने आप को आगे लेके आए। और जिस तरह आपने कहा कि इनकलाब आना चाहिए और इनको उड़ा के बाहर फेंके, मैं तो यकीन करें जब तक इनमें से एक भी है ना ये नक्शे कोहन है, इनको मिटा देना चाहिए। अब एक थोड़ी उम्मीद पैदा हुई है जो डायरेक्ट इलेक्शंस मेयर्स के हो रहे हैं, इससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि एक फ्रेश लीडरशिप, नए लोग से, लेकिन उसमें भी अगर इनके ही बच्चे आ गए और इनके ही सारे वो पाले हुए जो उसी फील्ड के लोग हैं वो अगर आ गए तो फिर वही होगा वो जो वहां पे हम बात कर रहे हैं। ये बात ठीक है, बड़े शहरों में शायद ये हो, बड़े शहरों में ये शायद हो, मगर छोटे शहरों में उम्मीद है कि जो लोकल लीडरशिप है और जो नए लोग हैं उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अभी लाहौर का इलेक्शन बहुत बड़ा है, 75 लाख वोटर आपने कवर कर, बड़े रिसोर्सेज चाहिए आपको वो करने के लिए। मगर जो छोटे शहर हैं वहां लोग ऐसे आए जो लोकल इश्यूज को समझते हों, उनको रिजॉल्व करें, उनकी लीडरशिप हो, वो स्कूल, अस्पताल, फैसिलिटीज, पानी, ये सब चीजें जो हैं इस पे वो फोकस करें। चलें, इस पे हम जारी रखेंगे बहस इंशाल्लाह, और देखते रहेंगे कि मेयर के इलेक्शंस भी हैं उनको भी कवर करेंगे हम, और ये भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। इसके साथ लास्ट वर्ड में ये कहूंगा कि इनकलाब के साथ अवेयरनेस की कैंपेन भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, एब्सोल्युटली, वरना फायदा कोई नहीं है। हाँ, अवेयरनेस भी जो है उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, वरना अगर अवेयरनेस के बगैर आएगा इनकलाब तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।